दोस्तों, अगर आप भी कर रहे हैं सिविल सर्विस की तैयारी तो प्रभात एग्जाम आपके लिए लेकर आए हैं इन न्यूज़ टॉपिक्स जो आपको आपकी परीक्षा में सफल होने में सहायक सिद्ध होगी। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का इन न्यूज़ टॉपिक। फ्लोर टेस्ट संबंधी राज्यपाल का अधिकार। हाल ही में महाराष्ट्र में चल रहे सियासी संकट में राज्यपाल का फ्लोर टेस्ट करने का निर्णय एक बार फिर से चर्चा में बना हुआ है। फ्लोर टेस्ट से संबंधित राज्यपाल के संवैधानिक प्रावधान अनुच्छेद 174 राज्यपाल को राज्य विधानसभा को बुलाने, भंग करने और सत्रावासन करने का अधिकार देता है। संविधान का अनुच्छेद 174(2)(b) राज्यपाल को कैबिनेट की सहायता और सलाह पर विधानसभा को भंग करने की शक्ति प्रदान करता है। हालांकि राज्यपाल अपने विवेक का तब प्रयोग कर सकता है जब ऐसा मुख्यमंत्री सलाह प्रदान करता है जिसका बहुमत संदेह में हो सकता है। अनुच्छेद 175(2) के अनुसार राज्यपाल सदन का सत्र आहूत कर सकता है और यह साबित करने के लिए फ्लोर टेस्ट का आह्वान कर सकता है कि सरकार के पास विधायकों की पर्याप्त संख्या है या नहीं। हालांकि राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 163 के अनुसार ही उपरोक्त शक्ति का प्रयोग कर सकता है, जिसके अनुसार राज्यपाल मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करता है। जब सदन सत्र में होता है तो अध्यक्ष फ्लोर टेस्ट के लिए बुला सकता है, लेकिन जब विधानसभा सत्र में नहीं होती है तो अनुच्छेद 163 के तहत राज्यपाल अपनी अवशिष्ट शक्तियों का प्रयोग करके फ्लोर टेस्ट के लिए बुलाने की अनुमति दे सकता है। राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति। अनुच्छेद 163 एक अनिवार्य रूप से राज्यपाल की किसी भी विवेकाधीन शक्ति को केवल उन मामलों तक सीमित करता है जहां संविधान स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करता है कि राज्यपाल को अपने विवेक पर कार्य करना चाहिए और इसे स्वतंत्र रूप से लागू करना चाहिए। राज्यपाल अनुच्छेद 174 के तहत अपनी विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग तब कर सकता है जब मुख्यमंत्री ने सदन का समर्थन खो दिया हो तथा उसका समर्थन बहस योग्य हो। आमतौर पर तब मुख्यमंत्री पर संदेह किया जाता है जब उन्होंने बहुमत खो दिया है तो विपक्ष और राज्यपाल फ्लोर टेस्ट के लिए बुलाएंगे। कई मौकों पर अदालतों ने यह भी स्पष्ट किया है कि जब सत्तारूढ़ी दल का बहुमत सवालों के घेरे में हो तो जल्द से जल्द उपलब्ध अवसर पर एक फ्लोर टेस्ट आयोजित किया जाना चाहिए। क्या होता है फ्लोर टेस्ट? यह बहुमत के परीक्षण के लिए उपयोग किए जाने वाला शब्द है। यदि किसी राज्य के मुख्यमंत्री के खिलाफ संदेह है तो उसे सदन में बहुमत साबित करने के लिए कहा जा सकता है। स्पष्ट बहुमत के अभाव में जब सरकार बनाने के लिए एक से अधिक व्यक्ति दावा कर रहे हो, राज्यपाल यह देखने के लिए एक विशेष सत्र बुला सकते हैं कि सरकार बनाने के लिए किसके पास बहुमत है। कुछ विधायक अनुपस्थित हो सकते हैं या मतदान नहीं करने का विकल्प चुन सकते हैं। ऐसी स्थिति में संख्याओं पर केवल उन विधायकों के आधार पर विचार किया जाता है जो मतदान करने के लिए उपस्थित थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का इन न्यूज़ टॉपिक। गहन अनुकूलता के तहत अवशिष्ट बाढ़ क्षति। प्रकाशित एक नए अध्ययन के अनुसार गहन अनुकूलन के तहत अवशिष्ट बाढ़ क्षति जलवायु परिवर्तन और सामाजिक आर्थिक विकास के कारण नदी में बाढ़ का खतरा बढ़ने की उम्मीद है। गहन अनुकूलन के तहत अवशिष्ट बाढ़ क्षति स्थानीय आर्थिक पारदर्शियों और लागत अनुकूल उपायों के आधार पर अवशिष्ट बाढ़ क्षति यानी RFD की लागत को मापने का प्रयास करके अनुकूलतम बाढ़ उपायों को नियोजित करने की वैश्विक लागत का अनुमान लगाने का प्रयास करती है। अवशिष्ट बाढ़ क्षति RFD का तात्पर्य संभवित अनुकूलन लागतों के आधार पर अनुकूलन रणनीति के तहत बाढ़ क्षति में अपरिहार्य वृद्धि से है। बाढ़ के संदर्भ में अनुकूलन रणनीति में बाढ़ के जोखिम को कम करने के लिए नियोजित अवसंरचनात्मक उपाय शामिल हैं। RFD कुल अपेक्षित वार्षिक क्षति का हिस्सा है। अपेक्षित वार्षिक क्षति विभिन्न घटनाओं पर गणना की गई बाढ़ क्षति का औसत है।
इसकी गणना पिछले ईडीए 1970, 2000 और भविष्य के ईडीए अनुमानों 1000 वर्षों के आधार पर को घटाकर की जाती है। निष्कर्ष: असम को 943 वर्षों के बाढ़ सुरक्षा उपायों की आवश्यकता होगी ताकि एक संकट को रोका जा सके जैसे कि वह सामना कर रहा है यदि इसकी तैयारी और जलवायु अनुकूलन की गति में वृद्धि नहीं होती है। वर्ष 2022 में बाढ़ की शुरुआत मई के आरंभ में हुई, जिसमें मार्च-मई में औसत वर्षा 62% अधिक वर्षा हुई, जो 10 साल के उच्चतम स्तर पर थी। वर्तमान में असम के 35 में से 33 जिले ब्रह्मपुत्र बेसिन में बाढ़ के कारण प्रभावित हुए हैं। इस वर्ष 4.2 मिलियन से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, जबकि 20 जून तक 1 लाख हेक्टेयर से अधिक फसल भूमि को नुकसान पहुंचा है। बिहार, उत्तर प्रदेश और मेघालय जैसे अन्य बाढ़ प्रवण राज्यों को क्रमशः 966, 935 और 996 वर्षों की आवश्यकता होगी। भारत में नदी की बाढ़ जैसे प्रमुख प्राकृतिक आपदाओं में से एक माना जाता है, आर्थिक नुकसान का पर्याय बन गई है। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार वर्ष 1953 से 2017 तक देश में बाढ़ से संबंधित कुल नुकसान 37 लाख करोड़ रुपए से अधिक होने का अनुमान है। दक्षिण एशिया में आरएफडी लगभग 4 मिलियन अमेरिकी डॉलर और अनुकूलन लागत लगभग 3 मिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है। आरएफडी यानी सकल घरेलू उत्पाद के हिस्से के रूप में पूर्वी चीन, भारत के उत्तरी भागों और अफ्रीकी महाद्वीप के मध्य क्षेत्रों में उच्च स्तर पर रहा। आरएफडी को कम निर्माण अवधि या कम अनुकूलन लागत के साथ कम किया जा सकता है, जिसका अर्थ है कि तत्काल और उपयुक्त अनुकूलन कार्यों की आवश्यकता है, जिसमें उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों के लिए वित्तीय सहायता में वृद्धि शामिल है। बाढ़ के बारे में, यह सामान्य रूप से शुष्क भूमि पर पानी की अति प्रवाह होता है। समुद्र की लहरों के तट पर टकराने, बर्फ के जल्दी पिघलने या बांध के टूटने या भारी वर्षा के होने से बाढ़ आ सकती है। हानिकारक बाढ़ का स्तर केवल कुछ इंच तक हो सकता है या यह एक घर की छत को ढहा सकता है। बाढ़ मिनटों के भीतर या लंबी अवधि में आ सकती है और दिनों, हफ्तों या उससे अधिक समय तक रह सकती है। मौसम संबंधी सभी प्राकृतिक आपदाओं में बाढ़ सबसे आम और व्यापक है। फ्लैश फ्लड सबसे खतरनाक प्रकार की बाढ़ है क्योंकि वे बाढ़ की विनाशकारी शक्ति को अविश्वसनीय गति से जोड़ती है। अचानक बाढ़ तब आती है जब वर्षा जमीन को अवशोषित करने की क्षमता से अधिक हो जाती है। जब पानी समान रूप से सूखी खाड़ियों या नालों में भर जाता है या पर्याप्त पानी जमा हो जाता है, तब फ्लैश फ्लड की उपस्थिति पैदा हो जाती है, जिससे पानी की धाराएं किनारों को पार कर जाती है, जिससे कम समय में ही पानी से बढ़ जाता है। यह फ्लैश फ्लड वर्षा के कुछ मिनटों के भीतर ही हो जाता है, जिसके कारण जनता को चेतावनी देना या उनकी सुरक्षा के उपाय के लिए कम समय मिल पाता है। क्या है उपाय? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी NDMA आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सौंदर्य फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय बाढ़ आयोग, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, फ्लड प्लान ज्वाइनिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का इन न्यूज टॉपिक। संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन। कीनिया और पुर्तगाल की सह मेजबानी में 5 दिन का संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 27 जून से शुरू हुआ। विश्व के 130 से अधिक देशों के नेता सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। इस दौरान मुख्य रूप से महासागर, समुद्र और समुद्र संसाधनों के संरक्षण को लेकर अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर चर्चा होगी। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। सम्मेलन के पहले दिन उन्होंने विभिन्न देशों के मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय वार्ताएं की। महासागर सम्मेलन ऐसे महत्वपूर्ण समय में हो रहा है जब विश्व के समक्ष सतत विकास लक्ष्य हासिल करने के लिए नवाचारी और पर्यावरण अनुकूल समाधान तथा संरचनागत बदलावों की चुनौतियां हैं। सतत विकास लक्ष्य महासागर, समुद्र और समुद्री संसाधनों के संरक्षण और विवेकशील उपायों पर बल देता है। साझा भविष्य के लिए स्वस्थ सागर।
पहला यूएन महासागर सम्मेलन 5 वर्ष पहले 2017 में न्यूयॉर्क में आयोजित हुआ था, जहां प्रतिनिधियों ने महासागर के स्वास्थ्य में आई गिरावट को दूर करने पर चर्चा की थी। यूएन प्रमुख ने कहा कि उसके बाद से अब तक कुछ प्रगति दर्ज की गई है और महासागरों का दम घोटने वाले वैश्विक प्लास्टिक कचरा संकट से मुकाबले के लिए नई संधियों पर बातचीत जारी है। साथ ही टिकाऊ विकास के लिए महासागर विज्ञान के यूएन दशक 2021 से 2030 के तहत विज्ञान आधारित उपाय आगे बढ़ाए जा रहे हैं। समुद्रों की रक्षा के लिए 4 अहम अनुशंसाएं। समुद्र की रक्षा के मद्देनजर संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटरस ने अपनी 4 महत्वपूर्ण सिफारिशें साझा की हैं। नंबर 1, सतत महासागर अर्थव्यवस्थाओं में निवेश। यूएन प्रमुख ने हितधारकों से दीर्घकालीन वित्तीय पोषण के जरिए भोजन, नवीकरणीय ऊर्जा और आजीविका के लिए सतत महासागर अर्थव्यवस्थाओं में निवेश की पुकार लगाई है। उन्होंने ध्यान दिलाया है कि अभी 17 टिकाऊ विकास लक्ष्यों में 14वें लक्ष्य को सबसे कम समर्थन प्राप्त हुआ है, जो कि टिकाऊ विकास के लिए महासागरों, समुद्रों और समुद्री संसाधनों के संरक्षण व सतत उपयोग पर आधारित है। नंबर 2, महासागरों की सफलता को दोहराना। यूएन के शीर्षतम अधिकारी ने कहा कि वैश्विक साझा संसाधनों के प्रबंधन के विषय में जन कल्याण के लिए महासागरों को एक मानक के रूप में स्थापित करना होगा। इसका अर्थ है भूमि और समुद्र आर्थिक स्रोतों दोनों से सभी प्रकार के समुद्री प्रदूषण की रोकथाम और उसमें कमी लाना। इसके लिए क्षेत्र आधारित कारगर संरक्षण उपायों व एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन का दायरा व स्तर बढ़ाना होगा। नंबर 3, लोगों की रक्षा। यूएन प्रमुख ने महासागरों और अपने जीवन व आजीविका के लिए उन पर निर्भर लोगों का और अधिक संरक्षण किए जाने की पुकार लगाई है। इसके लिए जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने और जलवायु सहन सक्षम तटीय ढांचे में निवेश किए जाना अहम होगा। नंबर 4, अधिक विज्ञान व नवाचार। यूएन प्रमुख ने निजी सेक्टर में महासागर शोध व टिकाऊ प्रबंधन के लिए साझेदारियों में शामिल होने का आह्वान किया और महासागरों के स्वास्थ्य में बेहतरी लाने के लिए देशों की सरकारों से महत्वाकांक्षा का स्तर बढ़ाने का आग्रह किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का इन न्यूज टॉपिक। जानिए क्या है वन नेशन वन डायलिसिस योजना। इस योजना के माध्यम से भारत में कोई भी रोगी देश में कहीं से भी डायलिसिस की सुविधा प्राप्त कर सकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने 26 जून 2022 को कहा कि केंद्र सरकार की जल्द ही प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम के अंतर्गत वन नेशन वन डायलिसिस कार्यक्रम शुरू करेगी। इसे सरकार द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम के अंतर्गत लॉन्च किया जाएगा। केंद्र स्वास्थ्य मंत्री द्वारा तमिलनाडु और पुदुचेरी की अपनी 2 दिवसीय यात्रा के दौरान वन नेशन वन डायलिसिस कार्यक्रम की घोषणा की गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया के अनुसार वन नेशन वन डायलिसिस योजना देश में कहीं भी जरूरतमंद मरीजों के लिए डायलिसिस सुविधा की सुविधा प्रदान करेगी। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने एक ट्वीट में कहा कि अत्याधुनिक सुविधा सर्जनों को रोबोटिक उपकरणों का उपयोग करके जटिल बड़ी सर्जरी को आसानी से करने में सक्षम बनाती है। क्या है राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम की घोषणा साल 2016-17 के केंद्रीय बजट में हुई थी। यह कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए शुरू किया गया था कि हर साल देश में अंतिम चरण के गुर्दे की बीमारी यानी ESRD के लगभग 2.2 लाख नए रोगी जुड़ते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप प्रत्येक वर्ष 3.4 करोड़ डायलिसिस की अतिरिक्त मांग होती है। क्या है कार्यक्रम का उद्देश्य? इस कार्यक्रम का उद्देश्य किडनी से संबंधित रोगियों को संसाधनों का उचित प्रयोग करके नियमित अभ्यास और विस्तृत उत्पादों की सहायता से घर घर पर डायलिसिस की सेवा उपलब्ध कराना है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य किडनी संबंधी रोगों से ग्रस्त रोगियों को डायलिसिस की सरल और सहज सुविधाएं प्रदान करके उनके शरीर को स्वस्थ बनाना है। यह दिशा निर्देश राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संस्थान केंद्र तथा एक विशेषज्ञ समिति के समन्वित प्रयासों से जारी किए गए हैं।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का इन न्यूज टॉपिक। राष्ट्रमंडल ने लिविंग लैंड्स चार्टर अपनाया। हाल ही में राष्ट्रमंडल के सदस्य पारिस्थितिकी तंत्र पुनर्बहाली पर संयुक्त राष्ट्र दशक के लिए निर्धारित रणनीति के अनुरूप अपने अपने देशों में भविष्य की पीढ़ियों को स्वेच्छा से लिविंग लैंड समर्पित करने हेतु सहमत हुए। किगाली में राष्ट्रमंडल शासन अध्यक्षों की बैठक यानी CHOGM 2022 के समापन पर लिविंग लैंड्स चार्टर की घोषणा की गई। पारिस्थितिकी तंत्र पुनर्बहाली पर UN दशक। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2021 से 2030 के दशक को पारिस्थितिकी तंत्र पुनर्बहाली पर UN दशक घोषित किया है। इसका उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र के पर्यावरणीय लक्ष्यों को बढ़ावा देना है, विशेष रूप से खराब और नष्ट हो चुके पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली हेतु वैश्विक सहयोग प्रदान करने के लिए। यह दुनिया भर में पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण और पुनरुद्धार का आह्वान करता है। क्या है लिविंग लैंड्स चार्टर? गैर बाध्यकारी लिविंग लैंड्स चार्टर में कहा गया है कि सदस्य देश वैश्विक भूमि संसाधनों की रक्षा करेंगे और जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता के हर्ष एवं स्थायी प्रबंधन की दिशा में कार्य करते हुए भूमि क्षरण को रोकेंगे। लिविंग लैंड्स चार्टर वैश्विक औसत तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक रखने के संयुक्त प्रयास को सहमति करने में मदद करता है। चार्टर का उद्देश्य नीतिगत प्रभाव, वित्तीय पोषण, तकनीकी सहायता, शासन और राष्ट्रों द्वारा ज्ञान साझा कर मिश्रित जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करना है। राष्ट्रमंडल सरकारों को 23 सितंबर 2022 तक अपने उत्सर्जन में कमी के लक्ष्यों को प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। इसका उद्देश्य सदस्य देशों को 3 रियो अभिसमयों जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय, मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र अभिसमय यानी UNCCD और जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के तहत अपनी प्रतिबद्धताओं को प्रभावी ढंग से पूरा करने हेतु समर्थन देना है। CHOGM 2022 के प्रमुख बिंदु। राष्ट्रमंडल शासन अध्यक्षों की बैठक सभी राष्ट्रमंडल देशों के शासन अध्यक्षों की द्विवर्षीय शिखर बैठक है। CHOGM 2022 का आयोजन रवांडा में किया गया था, जिसका विषय था एक सामान्य भविष्य प्रदान करना, कनेक्टिविटी इनोवेटिव ट्रांसफॉर्मिंग। इसने मलेरिया और अन्य उष्णकटिबंधीय रोगों के खिलाफ लड़ाई के लिए प्रतिज्ञा के रूप में 4 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की राशि जुटाई है। वर्ष 1971 के बाद 24 CHOGM हुए हैं। नवीनतम बैठक वर्ष 2018 में यूनाइटेड किंगडम में हुई। क्या है राष्ट्रमंडल? कॉमनवेल्थ। यह उन देशों का अंतर्राष्ट्रीय आंतर सरकारी संगठन है जो ज्यादातर पूर्व ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन क्षेत्र थे। इसकी स्थापना 1949 में लंदन घोषणा पत्र द्वारा की गई थी। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय राष्ट्रमंडल की प्रमुख है। अफ्रीका, एशिया, अमेरिका, यूरोपीय और प्रशांत के कई देश राष्ट्रमंडल में शामिल हैं। वर्तमान में 56 देश इसके सदस्य हैं। सदस्यता, स्वतंत्रता और समान स्वैच्छिक सहयोग पर आधारित है। CHOGM 2022 में 2 अफ्रीकी देशों गेबोन और टोगो को क्रमशः 55वें और 56वें सदस्य के रूप में राष्ट्रमंडल राष्ट्र में शामिल किया गया है। इसका मुख्यालय लंदन में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का इन न्यूज टॉपिक। इसरो ने लॉन्च किया PSLV C-53, अंतरिक्ष में भारत की बड़ी उड़ान। प्रधानमंत्री ने भी दी शुभकामनाएं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 30 जून 2022 की शाम 6:02 पर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से PSLV C-53 DSEO मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। ये लॉन्चिंग दूसरे लॉन्च पैड से की गई। इस मिशन का काउंटडाउन 24 घंटे पहले 29 जून की शाम 5 बजे से शुरू हो गई थी। यह न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड यानी NSIL का दूसरा कमर्शियल लॉन्च है। इससे पहले 14 फरवरी 2022 को इसरो ने श्रीहरिकोटा से PSLV C-53 EOS-4 मिशन लॉन्च किया था। दूसरे लॉन्च पैड से PSLV रॉकेट की यह 16वीं उड़ान थी। इस रॉकेट के साथ बेंगलुरु स्थित दिगांतारा रोबस्ट इंजीनियरिंग
प्रोटॉन फ्लुएंस मीटर यानी ROBI, प्रोटॉन डोसिमर पेलोड और ध्रुव स्पेस सैटेलाइट ऑर्बिटल डैप्लर यानी DSOD-1U भेजा गया है। दोनों स्टार्टअप्स कंपनियों के सैटेलाइट्स हैं। 44.4 मीटर ऊंचे PSLV C-53 रॉकेट में इन दोनों के अलावा 3 और सैटेलाइट्स होंगे। ये रॉकेट सैटेलाइट को धरती की भूमध्य रेखा से 570 किलोमीटर ऊपर की कक्षा में तैनात करेंगे। दिन रात किसी भी मौसम में तस्वीर लेने वाला उपग्रह। इसमें जो 3 मुख्य सैटेलाइट्स भेजे गए हैं, इनमें DSEO सैटेलाइट और न्यूसार सैटेलाइट दोनों ही सिंगापुर के हैं। न्यूसार सिंगापुर का पहला कमर्शियल सैटेलाइट है जिसमें SAR पेलोड लगा है। ये दिन और रात में किसी भी मौसम में तस्वीरें लेने में सक्षम है। DSEO सैटेलाइट 365 किलोग्राम का है, जबकि न्यूसार सैटेलाइट 155 किलोग्राम का है। तीसरे सैटेलाइट का नाम है स्कूप 1, करीब 2.8 किलोग्राम वजनी। इस सैटेलाइट को सिंगापुर की नैनयंग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी ने बनाया है। 2 भारतीय स्टार्टअप कंपनियों के सैटेलाइट्स भी लॉन्च। DSEO सैटेलाइट आपदा राहत में मदद करेगा। स्कूप 1 सिंगापुर के छात्रों द्वारा बनाया गया पहला स्टूडेंट सैटेलाइट है। इसके अलावा PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल यानी POEM एक्टिविटी को पृथ्वी की कक्षा में पूरा किया जाना यानी चौथे स्टेज PS4 को ऑर्बिटिकल प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा। PS4 में लगे सोलर पैनल से उसे ऊर्जा मिलेगी। ये काम वे अपने ऊपर लगे 4 सन सेंसर से करेगा। इसके अलावा इसमें मैग्नेटोमीटर, गायरो और नविस सिस्टम भी तैनात है। POEM में 6 पोलैट्स हैं, जिसमें से 2 भारतीय स्टार्टअप कंपनियों की टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर है। PSLV की 55 लॉन्चिंग, सिर्फ 2 ही रॉकेट हुए हैं फेल। 1993 से अब तक 54 PLSV रॉकेट लॉन्च किए गए हैं। यह 55वां लॉन्च था। अब तक सिर्फ 2 रॉकेट ही फेल हुए हैं। 1993 का पहला PSLV-G और उसके बाद 2017 में PSLV-XL PSLV रॉकेट इसरो का सबसे भरोसेमंद रॉकेट माना जाता है। यह वही रॉकेट है जिसने इसरो के मंगलयान मार्स ऑर्बिटर मिशन यानी मॉम को मंगल और चंद्रयान 1 को चांद तक भेजा था। प्रधानमंत्री मोदी ने भी दी शुभकामनाएं। वहीं इस पर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर कहा, PSLV C-53 मिशन ने अंतरिक्ष में भारतीय स्टार्टअप के 2 पेलोड प्रक्षेपित कर नई उपलब्धि हासिल की है। इस साहसिक कार्य के लिए इनस्पेसआई और इसरो को बधाई। मुझे भरोसा है कि कई और भारतीय कंपनियां निकट भविष्य में अंतरिक्ष में पहुंचेंगी। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।